अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि सदर पाकिस्तान के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मेरे कप्तान के लिए ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, मेरे कप्तान की टीम के टेल एंडर सदर आरिफ अलवी ने आज एक बार फिर क्रीज से निकलकर शॉट खेली है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर इलेक्शन की तारीख तय करने के लिए आज या कल मुलाकात की दावत दे दी है। सदर के खत में कहा गया है कि उन्होंने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया और वो बतौर सदर आइन के आर्टिकल 48 के तहत असम्बली की तहलील के 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। एक तरफ सदर मुमलिकत आइन के तहत इलेक्शन की तारीख देने पर इसरार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन तरमीमी एक्ट के तहत इसे अपना इख्तियार समझता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल अहम इजलास तलब कर लिया है जिसमें सदर के खत का जायजा लिया जाएगा। गालबन एक बार फिर सदर और इलेक्शन कमीशन में रस्सा कशी देखने को मिलेगी। नाज़रीन, जहां सदर आरिफ अलवी अपनी मुद्दत सदारत के आखिरी दिनों में मुसलसल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, वहीं कानूनी तौर पर मेरे कप्तान की तमाम उम्मीदों का मरकज अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि मेरे कप्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। मेरे कप्तान की वकालत करने वाले सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा ने दरख्वास्त दायर की है कि मेरे कप्तान के तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर की हाई कोर्ट्स को मुंतकिल किए जाएं। तोशाखाना केस में सजा के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के 17 दिन बाद इस हवाले से आज अहम समाज चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाज जिस तरह के रिमार्क सामने आए, उनके बाद मेरे कप्तान के हामियों को उम्मीद की किरण नजर आना शुरू हो गई है। आज चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बादियुन नजर में ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला दिया जो दुरुस्त नहीं था। ट्रायल कोर्ट के फैसले में बादियुन नजर में खामियां हैं। अगर कल हाई कोर्ट में कुछ ना हुआ तो कल दिन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। मेरे कप्तान के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि 6 अरकान असेंबली ने मेरे कप्तान की नाअहली के लिए स्पीकर असेंबली के पास रेफरेंस भेजा जो वो नहीं भेज सकते, क्योंकि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 120 रोज में कार्रवाई कर सकता है। इस पर जस्टिस जमाल मुंदखेल ने कहा कि आपका केस तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, शिकायत की कानूनी हैसियत पर नहीं। लतीफ खोसा का कहना था कि एक ऐसी अदालत ने सजा सुनाई जिसका दायरा इख्तियार नहीं बनता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दायरा इख्तियार का मामला भी हाई कोर्ट अपील में सुन सकती है। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने पूछा कि ट्रायल कोर्ट से मुकदमा खत्म हो चुका, अब मौजूदा केस का सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर क्या असर होगा, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि अदालत की घड़ी की सुइयां वापस पहले वाली पोजीशन पर लाना होंगी। लतीफ खोसा का कहना था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन खुद इलेक्शन कमीशन नहीं है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ने अथॉरिटी नहीं दी थी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बजाते खुद इलेक्शन कमीशन नहीं। इस पर लतीफ खोसा ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबों के मेंबरान को मिलाकर इलेक्शन कमीशन बनता है। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से पूछा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कौन से इंसाफ के मौके दिए गए। 3 दफा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया और साबिक वजीर आजम को सुना ही नहीं गया। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मुलजिम को 3 बार मौका दिया गया, लेकिन अदम हाजिरी की वजह से ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला किया। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने भी पूछा कि हक दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया गया। सदर मुमलिकत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत और सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत के हवाले से हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बादियुन नजर में गलत करार दिया, क्या मेरे कप्तान को सुप्रीम कोर्ट से कल कोई रिलीफ मिल सकता है? सवाल नंबर 2, ट्रायल कोर्ट में जज हुमायूं दिलावर ने मेरे कप्तान को सुने बगैर जो फैसला किया वो फैसला किस कानून के तहत किया? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान के वकील ने उनके केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। मेरे कप्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केसेस की मुंतकली क्यों चाहते हैं? सवाल नंबर 4, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मेरे कप्तान के खिलाफ शिकायत भेजी, क्या कवायद और जवाबित की रूह से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ये शिकायत भेजने का मजाज भी था या नहीं? सवाल नंबर 5, ख्वाजा हारिस जो अब तक मेरे कप्तान के केसेस में उनकी वकालत करते आए हैं, वो इस केस में तहरीक इंसाफ की तरफ से दलाइल क्यों नहीं दे रहे? सवाल नंबर 6, सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख तय करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल बुला लिया है, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन की तारीख तय करने के लिए सदर मुमलिकत के पास जाएंगे? सवाल नंबर 7, आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख सदर देता है, जबकि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2023 के तहत ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। आइंदा इलेक्शन की तारीख के हवाले से आइन पर अमल होगा या इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट के इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके वकील अजहर सिद्दीक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार
एजाज सैयद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत से कानूनी और सियासी मामलात हैं, इसका पूरी तरह हम तजिया लेते हैं। सबसे पहले एजाज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सदर मुमलिकत ने अब एक नया पंडोरा बॉक्स भी मेरे ख्याल में खोल दिया है। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जी आ जाए हमारे पास, आए बैठ के डेट डिसाइड करते हैं कि डेट कौन सी अनाउंस करनी है। ये एक नए लड़ाई की या नई बहस की अब शुरुआत हो गई है, या आपके ख्याल में मामला बड़े आराम से रिजॉल्व हो जाएगा? मेरे ख्याल में ये जो मामला है ये इतनी आसानी से हल नहीं होगा और ये मामला अगले आप 16 जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब का आखिरी दिन है, उस वक्त तक आप देखेंगे कि एक जो 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 एनवायरनमेंट है या पोलराइजेशन है या हीट है, वो आप देखेंगे उसमें ज्यादा तेजी आ गई है। और आप देखेंगे कि पूरी तरफ से कोशिशें की जाएंगी कि ऐवान सदर से भी कोशिश की जाएगी और आला अदलिया की तरफ से, यानी कि आला अदलिया का मतलब मैं मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब का के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आपको एक्टिविज्म नजर आएगा, कि एक एक्टिविटी नजर आएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये आसानी से मामला हल होगा। आखिरी दम तक, आखिरी बाल तक जो है वो लड़ाई होगी। अजहर सिद्दीक साहब, ये जो लेटर लिखा गया है आरिफ अलवी साहब की जानिब से, यहाँ पे जो तरमीमी एक्ट सामने आया है, जो अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 57 की, इसमें तो ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाता है। तो क्या सदर मुमलिकत एक्चुअली इस किस्म का लेटर लिख भी सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? बहुत शुक्रिया मंसूर। मैंने 2 रिप्रेजेंटेशन पहले लिख चुका हूँ, एक 18 जुलाई को और एक 26 जुलाई को। मैंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा, प्राइम मिनिस्टर को भी कहा कि जब वक्त से पहले असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं 3 दिन या 4 दिन, ये आप गलत करने जा रहे हैं, गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर करने जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 11 तारीख को मैंने सदर पाकिस्तान को एक रिप्रेजेंटेशन भेज दी थी कि सेक्शन आर्टिकल 48 के तहत, 48(5) के तहत ये इस्तेहकाक जो है, ये सदर पाकिस्तान का इलेक्शन की डेट देने का, यानी हमेशा एक हमारा बेसिक जूरिस्प्रूडेंस है आइन के तहत, वो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बेस लाइन दे दे, जो तरीकाकार दे दे, वो एक एक्ट के जरिए उसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता। और इसी इख्तियार को मैं तो ये लिख चुका हूं, मैंने तो आईनी दरखास्त भी तैयार कर ली थी, लेकिन सदर पाकिस्तान ने मेरे उस नोटिस के ऊपर, आप कह सकते हैं जो मैंने डाला था, इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है, मरासला लिखा है कि वो डेट दें इलेक्शन कमीशन तो। और इसमें सिर्फ यही नहीं है, आपको याद होगा कि पंजाब के इलेक्शनों के हवाले से भी 2 फैसले अब तक आ चुके हैं। जो लेटेस्ट फैसला आया है उसमें भी इस बात का कहा गया है कि ये इख्तियार जो है, ये इख्तियार सदर पाकिस्तान का है और सूबों में गवर्नर का है। मुझे अजहर साहब थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। अजहर साहब थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा कि उसने थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि इसके अंदर इलेक्शन कमीशन एक्चुअली क्या सदर मुमलिकत को डेट्स बताएगा कि जनाब हमारी नजर में ये डेट्स बनती हैं और वो 90 दिन के अंदर ही होनी चाहिए, या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि जनाब अभी हमने हल्का बंदियां शुरू कर दी हैं, अब ये मामला मजीद आगे जाएगा? देखिए, डेट सदर पाकिस्तान ने देनी है और सदर पाकिस्तान ने डेट, मैं तो आज भी ये कहता हूं कि 60 दिनों के अंदर अंदर देनी थी। आप ले जाएं इसको 90 दिन के अंदर ले जाएं। तारीख जो है सदर पाकिस्तान, पहले भी ऐसा हुआ था और मैं तारीखी तौर पर बताया तो पंजाब के इलेक्शन में सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57 के तहत उस वक्त और आर्टिकल 48 को सामने रखते हुए बाकायदा एक डेट दी थी इलेक्शन कराने की, और सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, 30 अप्रैल की डेट आई थी, वो बाद में 14 मई चलेगी थी। जब आप डेट देने की बात करते हैं अजहर साहब, जब आप डेट देने की बात करते हैं तो लेट्स से इलेक्शन कमीशन जाके कहता है, क्योंकि मेरी जो सोर्सेस से बात हुई है इलेक्शन कमीशन में, उनके मुताबिक जो उन्होंने एक जो स्केड्यूल बनाया है, टाइमलाइन बनाई है, उसके मुताबिक तो दिसंबर में जाके हल्का बंदियां का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, कहानी उसके बाद 54 दिन मजीद आगे जाती है, ये तकरीबन फरवरी के मिड में कहीं जाके कोई कहानी बनती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन जाके कहे कि जनाब मिड ऑफ फरवरी की आप ये फलां डेट दे दें, तो सदर ने सिर्फ अनाउंसमेंट ही करनी है, दैट्स इट। अनाउंसमेंट से ज्यादा कोई रोल नहीं है उनका। देखिए, एक बात तो मैं पहले बता दूं, ये जो हल्का बंदी वाला मामला है ना, दैट कैन नॉट ओवरराइड आर्टिकल 48, आर्टिकल 58, 105, 107, 224, 224A
ठीक। भाई हल्का बंदियां तो होती रही, कौन कौन कह रहा है हल्का बंदियां ना करें, ठीक। लेकिन हल्का बंदियों का इस इलेक्शन से ताल्लुक इसलिए नहीं है कि ये जो प्रोसेस जितना भी इन्होंने किया, एक तो डिले कर दिया अपने, जो मर्जी करते रहे आप। आइन ये कहता है कि आपने 5 साल के अंदर असेंबलियां खत्म हो तो 60 दिनों में इलेक्शन कराने। ठीक है। अब ये वो प्रोविजन है जिसको सामने रखकर सदर पाकिस्तान डेट देंगे, उस डेट में स्केड्यूल इन्हें देना होगा। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, और आपको याद होना चाहिए कि पंजाब की असेंबलियों के तो 22-90 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, उसमें उन्होंने 8 अक्टूबर डेट ऑलरेडी दी हुई थी। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन इलेक्शन देखें, इलेक्शन कमीशन आपको याद होगा 7 अप्रैल को भी, या जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला आया था, उस वक्त की डेट कहा था, उस वक्त कहा था 7 महीने में इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराना चाहता, हाँ वो नाहली कराना चाहता है, वो प्रॉपर्टी फंडिंग देखना चाहता है, वो तौहीन इलेक्शन कमीशन देखना चाहता है। मैं उसके ऊपर भी आने लगा, तो इलेक्शन वो मैं उन केसेस को भी अभी उन केसेस, तमाम केसेस को सर डिस्कस करता हूं। मैं जब हल्का बंदी वाला मामला था उस वक्त क्यों नहीं कहा, जब मैं उन केसेस को अजहर साहब मैं उन केसेस को एक एक करके भी डिस्कस करता हूं खान साहब के, क्योंकि ऑब्वियसली कल एक बड़ी अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में भी है। निहाल साहब, ये 90 दिन के इलेक्शन आप लोग चाहते थे किसी तरह आगे चले जाएं, लेकिन सदर साहब की जानिब से जनाब खत लिख दिया गया है। अजहर साहब की सारी गुफ्तगू आपने सुनी, दलाइल आपने सुन लिए, उन्होंने कहा कि जनाब डेट तो देनी है सदर साहब ने, सदर साहब के पास ये इख्तियार है, क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, मैं आपके प्रोग्राम में सुन रहा था, भाई ने कहा मैंने खत लिखा, मैंने कहा मैंने ये कर दिया, मैंने चीफ जस्टिस, मैंने इलेक्शन कमीशन, मैंने पाकिस्तान के सदर में, तो मेरा जहन बिल्कुल माउफ हो गया। मैंने कहा भाई कहीं कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है? मैं इतना ज़्यादा हो गया कि मैं घबरा गया कि कोई नया पोस्ट तो नहीं क्रिएट हो गया जो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन से भी ऊपर है। और मैंने एक स्पीकर को भी लिख दिया, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई किस हैसियत में क्या बात कर रहे हैं, और समझ में नहीं आया मुझे। वो उसकी वजाहत हो जाए तो मेरे जैसे कमज़ोर आदमियों के लिए बड़ी आसानियाँ होगी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि चले छोड़ें इस बात को। आप बताएं आइन के आर्टिकल 48(5) में क्या लिखा है, बताएं जी। तो अब आपको मैं बताता चलूं मंसूर भाई कि मैं पढ़ दूं, लिमिटेशन होना, मैं पढ़ दूं निहाल साहब, मैं पढ़ दूं जरा, मैं पढ़ देता हूं ना। आपने मर्दमशुमारी कर लिया तो लाजमी है, मैं उसकी वजह बताता हूं। निहाल साहब सुन लेना, कराची की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर सुन ले निहाल साहब, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वसाइल पैदा करता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू पैदा करता है, और अगर हमारी नुमाइंदगी बहुत ज्यादा कम, इसी तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान के मादनियात में बहुत ज्यादा वो वसाइल पैदा करता है, तो अगर उसके नुमाइंदगी कम दे दें आप, तो फिर ये तो बड़ी ज्यादती होगी ना। निहाल साहब सुन तो लें कि अगले निहाल 5 साल तक, मेरी आवाज जा रही है निहाल साहब को? 5 साल सुन लेना मेरी बात निहाल साहब सुन तो लेना, एक मिनट, हम डिस्कशन कहीं और जा रही है सर। मैं ये कह रहा हूं कि मैं वो जिस आर्टिकल का जिक्र हो रहा है मैं उसको पढ़ देता हूं, ताकि आपकी भी आप कह रहे थे ना आपको समझ नहीं आ रही, मैं पढ़ देता हूं। देखिए मैं वो आर्टिकल आप छोड़ देना, मुझे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो टाइमिंग है 60 दिन कब होगा और 90 दिन कब होगा, मगर इस बात के भी नज़ीर इस मुल्क में है कि मोहतरमा बेनज़ीर के वाक़े के बाद इलेक्शन आगे गया था, और भी कई ऐसे मौके, मगर हम जो लोग सफ़र है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद हमारे वसाइल हमें नहीं मिलते। तो हम जो अर्बन सेंटर के लोग हैं, हम समझते हैं कि न्यू डिलिमिटेशन होना चाहिए, हमारी नुमाइंदगी कौमी असेंबली में प्रॉपर होना चाहिए, हर फोरम पे हमारी नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड में हमारा हिस्सा पूरा होना चाहिए, वाटर कमीशन में जब निहाल साहब इसका उससे क्या ताल्लुक है भाई? ये आर्टिकल 48 बिल्कुल ताल्लुक है। निहाल साहब सुन तो लेना, डिलिमिटेशन के बाद लाजमी, निहाल साहब सुन तो ले बात को, डिलिमिटेशन होगा, सुन तो ले एक दफा। उसके अंदर ये लिखा हुआ है, जरा मेरी बात तो सुन लीजिए ताकि आगाही के लिए। इसमें लिखा हुआ है, वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली notwithstanding any contained in clause 1, he shall A, appoint a date not later than 90 days from the date of the dissolution for the holding of a general election to the assembly, and B, appoint a caretaker cabinet in accordance with the provision of article 224 or as the case may be article 224A। सर इसका ये जो पॉइंट नंबर आर्टिकल 48 की क्लॉज 5 है, इसका ए यही कह रहा है कि जनाब सदर ने जो है वो डेट देनी है 90 डेज। जनाब आप जिन सदर साहब की बात कर रहे हैं वो डेट दे दें या तारीख पे तारीख दे दें, उन्होंने अपने दस्तखत को इनकार कर दिया। मैं तो समझ रहा हूँ आपको इसको डिस्कस करना चाहिए। ये कौन से सदर मुमलिकत आपने बैठाई है जो कहता है कि मैंने इस पे दस्तखत नहीं किया 1.5 दिन के बाद,
दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? कल को वो सदर मुमलिकत कहता है ये डेट तो मैंने दिया ही नहीं है इलेक्शन कमीशन को, ये तो गलत चला गया, मेरे स्टाफ ने कर दिया ये काम। तो सदर मुमलिकत को तो आप डिस्कस ही ना करें यहाँ पे। और सदर मुमलिकत को क्या पड़ी थी कि वो खत लिखते फिर रहे हैं? इसके माने ये है कि बदनीयती है, बदनीयती है कि पाकिस्तान में आईनी बहरान क्रिएट किया जाए, सियासी बहरान क्रिएट किया जाए, निहाल साहब, you can hate him as much as you want. You can hate him as much as you want, but you will have to accept what he says. मतलब ये तो कोई बात नहीं ना, आपको कितने ही बुरे क्यों ना लगते हो। आप कह रहे हो उनकी बात ही ना करें। You just said that. आपने कहा उसकी बात ही नहीं करें। भूल गया। अब इनको शायद आइन नहीं आता। Where do he stand? अच्छा चलें। Where do we stand? चलो where do we stand? I'll ask एजाज सैयद। I'll ask एजाज सैयद, वो हमारी हेल्प कर दें। एजाज, इस सारे मामले के अंदर आपकी राय जानना चाहूंगा मैं। ऑब्वियसली इन दोनों चीजों के अंदर सर अब क्या मामला बनता है? सदर, आपने दोनों बड़े सीनियर वकला हैं जो हमारे साथ मौजूद है, मैं और आप तो जाहिर बात है वकील नहीं है, लेकिन दोनों में से किसके आर्गुमेंट के अंदर ज्यादा वजन दिखाई देता है एजाज भाई? मैं तो ये बुक लेके बैठ गया हूं भाई सर, हम भी किताब यही उसी के पन्ने लेके बैठे हुए सर, उसी किताब के। एजाज साहब। मंसूर भाई, बात यह है कि सदर साहब चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो जाए और उसके लिए उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दावत दी है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ भी देख रही है। हमें बड़ा अनफॉर्चुनेटली ये कहना चाहिए, कहना पड़ रहा है कि जो फ्री कैन है दोनों में गलतियां मौजूद हैं। अगर आप देखें सदर साहब की तरफ से कोई आईनी इकदाम हो रहे हैं तो वो भी कोई आईनी इकदाम नहीं हो रहे, और जो पीडीएम की जो जमातें हैं या फार्मर पीडीएम कह लें या इत्तेहादी जमातें कह लें, उनकी तरफ से भी जो काम हुए हैं, जो असेंबली आपने देखी, वो भी कोई मिसाली काम नहीं हुए। तो दोनों अतराफ ने तो गलत काम किए हैं, लेकिन जो अलमिया है ये बड़ा नहीं है। बड़ा अलमिया उससे भी ज्यादा ये है कि हमारी जो अदलिया है उसके ऊपर से लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है और दोनों पार्टियों ने एतमाद खत्म कर दिया है। एक पार्टी है वो खड़ी होके ये कह रही है कि हमें सिर्फ एतमाद है तो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल साहब के ऊपर है, और दूसरी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होकर चीफ जस्टिस का नाम ले लेकर उन पर तनकीद करती रही हैं, और साथ ही साथ जो ऑडियो लीक्स आती रही हैं उनमें होना तो ये चाहिए था कि ऑडियो रिकॉर्ड ना होती किसी जज साहब की, वो भी गलत था। फिर हुआ ये कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑडियो लीक्स के ऊपर चीफ जस्टिस साहब एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेंगे और जिन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड किए है उसको भी सजा मिलेगी, और जिन लोगों ने ये फैब्रिकेट किया है, अगर वो आवाज फैब्रिकेटेड थी, उनको भी सजा मिलेगी। लेकिन हुआ ये कि एक कमीशन बना, उसको रोक दिया गया, तो ऐसा लगा कि बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक थी, यानी कि रिकॉर्ड करना भी गलत था, लेकिन जो ऑडियोज हैं वो क्या बता रही हैं? ऑडियोज ये बता रही हैं कि मोअज़्ज़ज़ जो अदालती शख्सियात हैं उनका एक पार्टी की तरफ झुकाव है। तो ये बात तो फिर अब ये क्लियर होता जा रहा है कि एक पार्टी की तरफ से पूरा एतमाद और एक पार्टी की तरफ से पूरा अदम एतमाद साबित ये करता है कि जो इंसाफ के जो आला ऑफिस के होल्डर्स हैं उनका काम को न्यूट्रल नजर नहीं आ रहा। होना तो ये चाहिए था कि तमाम पार्टियां उन पर एतमाद करती, वो अपने कंडक्ट से जाहिर करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बदकिस्मती यही है। अजहर सिद्दीक साहब, ये जो शिकवा या एतराज़ आपने एजाज साहब का सुना है, आज खान साहब के हवाले से जो हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जिस तरह कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जनाब कल वहाँ पे अपील लगी हुई है, वहाँ पे देखते हैं क्या होता है, अगर नहीं होता तो आ जाएगा, वापस आ जाएगा। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जानिब से पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अताउल्लाह तारड़ साहब ने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मरियम नवाज साहिबा ने एक्चुअली इसको ट्वीट किया, ट्वीट करके कहा कि जी चीफ जस्टिस का चेयरमैन पीटीआई की वकालत करना साबिक वजीर आजम को अच्छा नहीं बना सकता, इससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इमेज जो है वो खराब होगा, बहुत ही शर्मनाक। मतलब इस तरह का उन्होंने कमेंट पास किया। तो ये न्यूट्रलिटी के ऊपर बड़े सवेर किस्म के अजहर साहब सवालात उठ रहे हैं। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात करूंगा पहले ना, आईने पाकिस्तान अंग्रेजी में तो है, इसे उर्दू में, फारसी, हिंदी वगैरह में भी होना चाहिए। निहाल हाशमी साहब ने आर्टिकल 51 का जिक्र किया है। 51 में जो सीटें आगे पीछे एडजस्ट होनी है ना सर, वो आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। जितनी सीटें हैं वही रहेंगी, सीटें आगे पीछे नहीं हो सकती हैं। यानी मैं हैरान हो रहा हूँ, वोट भी पड़ने हैं, सीटें भी उतनी रहनी है। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ना, सिर्फ क्लियर कर दूं
कि और आपने एजाज साहब से पूछा आर्टिकल 48 का, किसी के पास जवाब नहीं है। वो बड़ा क्लियर है कि आपने इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर करवाने, और ये पीपल्स पार्टी भी कह रही है। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। आपके पास मैं 2-3 दफा इस प्रोग्राम के ऊपर मैं गुफ्तगू कर चुका हूं और 6 बातें हैं। सबसे पहली बात है कि इख्तियार ही नहीं है। सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 के तहत तो ये फौजदारी जुर्म नहीं है, ये कोई नैब का केस नहीं है, ये कोई डकैती या चोरी का फ्रॉड का केस नहीं है। इलेक्शन में कहा गया कि फलान डेट के अंदर आपने डिजीज डिक्लेयर की, वो नहीं की। अब बड़ी सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि ये मटीरियल मिस डिक्लेरेशन होगी। सवाल है कि वो नहीं थी। अच्छा, उसके बाद अगली आ जाए कि जब टाइम दे रहे हैं फलान टाइम में करना है, नहीं किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, ये चले गए स्पीकर के पास, स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये भी गलत है, काम इलेक्शन कमीशन ने करना था। अब इस्तगासा दायर कर दिया, सेक्रेटरी ने दायर नहीं कर सकता था। फिर आगे ज्यूरिसडिक्शन का मामला जो है 3 दफा हाई कोर्ट ने नीचे भेज दिया। और नीचे वाले जो जज साहब हैं उनको इतनी जल्दी थी, छुट्टियों में बुलाया गया और एक दिन बैठकर फैसला सुनाया। 12 बजे कहा जजमेंट रिजर्व करनी, 12:30 बजे फैसला दिया, एविडेंस सारी रद्द कर दी, सुनी नहीं है। राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस, ये आप परेशान नहीं होना चाहिए किसी को भी इस बात में। ये कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने आ जाएगा। 2 घंटे का केस है, मैं बता दूं आपको। ये सिर्फ सस्पेंशन का केस नहीं है, ये सेट असाइड का केस है। और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, इस बात को मैं बारहा चैलेंज करता हूं कि आ जाए दिखाकर। किसी को कानून या नहीं पता तो बुरी बात है ना। आज क्या खास हुई है? ये लार्जर बेंच बैठा हुआ है, 3 मेंबर बेंच बैठा हुआ है, इसमें चीफ जस्टिस का क्या ताल्लुक है? चीफ जस्टिस उमरत आप दयाल साहब बैठे हैं, जस्टिस मुजार अली अकबर, जस्टिस जमाल बंदोखैल बैठे हैं। बल्कि जस्टिस जमाल बंदोखैल भी हैरान हुए कि 3 दफा मामला नीचे गया है, जुरिसडिक्शन ने डिसाइड नहीं की। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो हम पूरी दुनिया में हम समझते हैं। इस बात को मैं नहीं समझता, ये बड़ी ज्यादती है सारे मामले में। इस वक्त जितने 17 दिन 18 दिन या 20 दिन इमरान खान साहब ज्यादती हुई है। एक केस ऐसा जिसमें अब जुर्म ही कोई नहीं बनता, उसमें सजा सुना के जेल में ले जाए। और पीछे अब क्या साजिश हो रही है कि आज बैठ के वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट को याद आ गया, गिरफ्तारी करनी है, उठ के आ जाएगा। राइट ऑफ फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बातें हो रही है। आपके साथ जो कुछ होता रहा वो गया एक साइड में रखे। यहाँ बात करें, आकर बताएं कि कहाँ क्या किया, कौन फ्रॉड किया, क्या मिसरिप्रेजेंटेशन की है। लेकिन इस तरह नहीं चल सकता, बहुत हो गया। और ये सारी चीजें आज ओपन कोर्ट ने हेयरिंग देखी है। कौन से चीफ जस्टिस की बातें, वो सिर्फ रह गया इनके पास यही इल्जाम लगाना भाई आगे जस्टिस काजी परेशान ना हो। मैं आ रहा हूं, वो बेफिक्र रहिएगा। मैं आ रहा हूं उसके ऊपर जरा मुझे निहाल हाशमी साहब से जवाब लेने दीजिएगा। मुझे निहाल हाशमी साहब से जवाब देने दीजिएगा। निहाल हाशमी साहब, ज्यादती हुई है इमरान खान साहब के साथ, नाइंसाफी हुई है, केस सही तरह नहीं चला। नीचे हुमायूं दिलावर साहब ने जनाब बार बार जो है वो मौका नहीं दिया, ना गवाहों को सुना, ना फाइनल आर्गुमेंट सुने और उसके बाद फैसला सुना दिया। तो किस तरह नाइंसाफी आप कहते हैं जनाब चीफ जस्टिस के ऊपर? किस बात का एतराज उठाया जा रहा है आप लोगों की जानिब से? सर मंसूर, बहुत दुख हो रहा है, बहुत बेशर्म है वो लोग जो लोग आज इसको ज्यादती करते हैं। नवाज शरीफ के लिए जेआईटी बनवाया गया था, नवाज शरीफ के लिए निगरान बेंच बनाई गई थी, नवाज शरीफ की बेटी को अदालत में जेल में उसके सामने गिरफ्तार किया गया था, नवाज शरीफ के पार्टी के हर आदमी को गिरफ्तार किया गया था, किसी पे मंशियात रखा गया था, किसी को कंटेंट में डाला गया था, किसी को और ये इनको शर्म नहीं आती है? जो अदलिया के मिसकैरेज किया था उस वक्त साकिब निसार ने, जो पूरी दुनिया में बदनाम किया था, जो डायरेक्शन दिया गया था, और उसका निशाना बना शौकत अजीज सिद्दीकी कि जनाब आप अगर जजमेंट नहीं देंगे तो हम ये। और देखिए पनामा से अकामा निकाल के यही उमर बंदियाल साहब लेके आए थे। इनको पार्टी नहीं बनना चाहिए, अगर इनको सियासत करना जरूर करें, हक है उनको, मगर प्लीज एक इज्जतदार चेयर को मिसयूज ना। और जो लोग वहां बैठे हुए, मैं कोई ट्रक नहीं चलाता हूं, ट्रक भेज सकता हूं किसी को। 1 मिनट मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप हैं दोनों सीनियर वकला, आप तो इस किस्म के कमेंट्स करके जो है ना बच जाएंगे, आप जाके अपने केस खुद भी लड़ सकते हैं। मैंने और एजाज ने फंस जाना है, मैंने और एजाज ने फंस जाना है। बराए मेहरबानी यार, इस मुल्क में तभी इस मुल्क की जो नंबर है वो 150 पे है कि आपका इंसाफ का कोई मेयार ही नहीं है। एक आदमी को पनामा में पकड़ के हकामा में निकालते हैं, आप उसको आप डिस्कस नहीं करते। उस वक्त कहते थे सही हुआ, उस वक्त जेआईटी बनाते थे कहता था सही हुआ, उसकी बेटी को पकड़ लिया, बीवी को पकड़ लिया, भतीजा को पकड़ लिया, भाई को पकड़ लिया, पूरी पार्टी को जेल में डाल दिया। बातें कर रहे हैं हम लोग। सर बात तो इमरान खान साहब के केस की हो रही है सर, इसका ताल्लुक नवाज शरीफ साहब के केस के साथ। जवाब चना जनाब, जो लोग ये कह रहे हैं ना नाइंसाफी हो रही है, बहुत अफसोस का मुकाम है।
सर ये तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जनाब ये नाइंसाफी हो रही है कि किस तरह चीफ जस्टिस जो है इसका, वो कह रही है कि खुद ही आज ही फैसला दे देते, कल तो किस बात का तकल्लुफ किया है। हाँ तो दे देता ना फैसला, किसने रोका है? सब मगर अल्लाह ताला का एक निजाम है, मकाफात अमल होता है, कुफर बोलने वालों के सर अल्लाह ताला नीचे झुकाता है, मजहब का मजाक उड़ाने वाले का अल्लाह सर झुकाता है, और अपने आप को हर चीज से बालातर समझने वाले को अंजाम याद रखना चाहिए। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा भी अपने आप को बहुत बालातर और आला निहाल साहब, मैं एक सवाल करने की जसारत करूंगा सर। बात यह है कि इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब गवाह नहीं पेश करने दिए आपने, फाइनल आर्गुमेंट आपने नहीं सुना, किसी बात की जल्दबाजी थी कि जल्दी जल्दी केस निपटाना है, कोई जैसे कोई डेडलाइन आई हुई थी, मतलब लोग तो यहाँ पे भागते रहे, 1 साल से उनको बुलाया जा रहा था, ये इतने बड़े लाडले थे, हर रोज जमानत, हर चीज में जमानत, अदालत को ये कहते थे नहीं मेरे लिए अलग कानून होना चाहिए। इमरान खान है ना जो अमेरिका से एजाज साहब से पूछने दें, एजाज साहब से पूछने दें, एजाज साहब इसको सर कवर करते रहे, निकाल दो। मैं आ रहा हूं अजहर साहब, मैं आ रहा हूं अजहर साहब, मैं आ रहा हूं। एजाज साहब वांट्स टू से, एजाज आपने जो कुछ देखा है केस की प्रोसीडिंग्स नीचे तोशा खाना की ट्रायल कोर्ट के अंदर आपने देखी है, क्या लगा है, कोई जल्दबाजी थी वहां पे इस केस को जल्द अज जल्द निपटाने की? देखिए जो अजहर सदीक साहब बात कर रहे हैं, एक जो वकील है वो अपने क्लाइंट के बारे में बिल्कुल ऐसा ही लड़ेगा जिस तरह अजहर साहब बात कर रहे हैं। अजहर सदीक साहब के पॉइंट्स अपने हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या हुआ? ग्राउंड पे हमने देखा कि एक जो जज हैं वो जफर इकबाल पहले इस बात कर रहे थे, हमने देखा कि जफर इकबाल जो हैं वो बदल गए, फिर हमने देखा कि हुमायूं दिलावर आए, कमोबेश 42 हियरिंग हुई हैं इस केस की, और इस केस में मैं आपको बताऊं मंसूर के टोटल गवाह आपको पता है कितने? कमोबेश 2 गवाह थे, तीसरा बंदा नहीं था, और ये ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों का केस था। इसमें टोटल इमरान खान साहब कमोबेश सिर्फ 5 दफा पेश हुए हैं, और आपको पता होगा कि 5 अगस्त को जिस वक्त इमरान खान साहब को सजा मिली है उससे 1 दिन पहले चले जाएं। ये अजहर भाई भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि 1 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था किसको? जनाब इमरान खान साहब को और उनके वकील को हुक्म दिया था कि वो आप जाएं और अदालत में जाके अपना केस लड़ें। हाँ। लेकिन उस दिन सुबह क्या हुआ कि गुज़िश्ता 3-4 दिनों से भी वो जो जज हैं हुमायूं दिलावर वो बुला रहे थे, ये नहीं जा रहे थे, और उस दिन भी जज बुलाते रहे, टाइम देते रहे, लेकिन वो नहीं आए, ना इमरान खान साहब आए और ना उनके वकील आए, और फिर जज सजा दे दी। तो देखिए अजहर सदीक साहब की पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपनी है, लेकिन ग्राउंड में ये होता रहा, हमने देखा कि इनके वकीलान ने प्रॉपर जो जंग है वो नहीं लड़ी। ठीक है, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ये चीजें जरा अजहर साहब के सामने भी रखेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वाकई जब आर्गूमेंट्स देने की बारी आई ख्वाजा हारिस साहब नहीं आए, जब फैसला एक्चुअली महफूज हो गया, अनाउंस होने लगा था, ख्वाजा हारिस साहब उस वक्त जाके कोर्ट के अंदर पहुंचे, तो क्या गलतियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की तरफ से भी हुई हैं या नहीं? और इसके साथ साथ ख्वाजा हारिस साहब खुद भी दोबारा पेश नहीं हो रहे इस केस के अंदर, तो क्या गलतियां वाकई पीटीआई की साइड पर हैं या नहीं? जानते एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान खान साहब के हवाले से क्या कल कोई बड़ा फैसला आने लगा है? क्या उनकी रिहाई मुमकिन होने जा रही है? इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब, ब्रेक से पहले एजाज सईद साहब ने पूरे केस की प्रोसीडिंग्स के बारे में भी बताया कि इमरान खान साहब 5 दफ़ा वहाँ पे पेश हुए, बार बार हाजिरी से इस्तिस्ना उनको मिलती रही और वो उसको एंजॉय करते रहे। आखिरी दिन जब उनको बुलाया भी गया था, अहकामात थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जाएँ जाके अपने केस को वहाँ पर प्लीड करें, उस दिन ना इमरान खान साहब आए ना ख्वाजा हारिस साहब आए। लग इस तरह रहा था कि डिलिबरेटली कल को जाके इन आर्गुमेंट्स को पेश किया जाएगा कि देखें जनाब हमें तो सुना ही नहीं गया, जबकि एक्चुअली उनके वकील और इमरान खान साहब कोर्ट में मौजूद ऐसा नहीं है। ऐसा देखिए मंसूर भाई, वो पहली हियरिंग तो आप मुझे ये बताएं, यही इलेक्शन कमीशन है, यूसुफ रजा गिलानी का मैंने किया था वो सेनेट के इलेक्शन का, आज तक इस रास्ता शुरू हो गया। इन बातों को छोड़े, जज क्या तब्दील हुआ मैं उनकी तरफ भी नहीं जाना चाहता। आप हियरिंग रखें पिछले 7 दिनों की, पिछले छोड़ दें, जब शातें हुई हैं, शातें तो अब हुई हैं, पिछला छोड़ दें आप, ट्रायल तो अब जाके चला है, शातें हुई, शातियों के बाद इमरान खान साहब का 342 का स्टेटमेंट हुआ, इमरान खान साहब ने 342 का अपना स्टेटमेंट दिया और कहा कि मैं गवाहियां पेश करना चाहता हूं। गवाहियां दी 2 तारीख को
उन्होंने कहा जी 12:30 ले आए। वो भाई 12:30 कहाँ से लेके आ जाए, सेम डे वाले दिन गवाहियां कुछ कराची में थी, कुछ आसपास जहाँ कहा गया। उन्होंने कहा जी गवाहियां रेलेवेंट नहीं है। फिर मामला 3 तारीख को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने आया, दायरा इख्तियार वाला। भाई एक दायरा इख्तियार है ही नहीं। दायरा इख्तियार में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पहले तुम दायरा इख्तियार तय करो इस बात का कि तुम लेके चल सकते हो या नहीं चल सकते। 4 तारीख को वो फैसला जारी किया गया। 5 तारीख को सुबह, आपको पता है, ख्वाजा हारिस साहब के मुंशी उठा लिए गए। ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं। और ख्वाजा हारिस साहब ने वो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर गए। और ये जो जिसकी समाअत हुई है ना, उसी दिन लेके गए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ये नीचे मामला नहीं भिजवाना चाहिए था। एक जज 2 दफा ज़ेन बना के फैसला दे बैठे हैं कि उसका इख्तियार है, हालांकि इख्तियार नहीं है उसका। तो अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार बार क्यों नीचे भेज रही है? ये मैं पिछले 7 दिनों की हियरिंग की बात कर रहा हूं। और कहा गया कि सुन के करना है। अब सुन के क्या सुने उसने? बताया गया कि वकील साहब आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी 12 बजे रख रहा हूं। वो 3 हेयरिंग डाल के 12 बजे रख लिया। 12:30 बजे जो 28 समों का फैसला था वो कहां से लिख लिया उसने? वो कहां से आ गया? भाई बात बड़ी सीधी सी है। राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस के लॉ की बात हो रही है। आप ये ट्रायल करना भी चाहते थे तो कानून और आइन के मुताबिक ट्रायल करते ना। इस तरह तो ट्रायल नहीं हो सकता ना कि आप सिर्फ हवा में बैठे बातें करें और आप कहें कि बिल्कुल आइन और कानून की पासदारी की। कहां की आइन और कानून की पासदारी? इसमें आपका कल हेयरिंग होगी ना, एक चीज सारे आ जाए, वहां जाकर कोर्ट में सुन लीजिएगा। कोई भी केस साबित हो सके इस बात पे तो मैं आपके सामने मौजूद हूँ। निहाल साहब, अजहर सिद्दीक साहब का ये कहना है कि जनाब जो इस केस के अंदर जो फॉल्ट्स हैं, जैसे ही ये कल कोर्ट में जाएगा इसने उड़ जाना है। और वो चैलेंज कर रहे हैं आपको कि बेशक आप खुद कोर्ट के अंदर तशरीफ ले आइएगा, देख लीजिएगा ये प्रोसीडिंग्स जो हैं वो किन किन बेसिस के ऊपर उठती हैं। देखिए, ये ख्वाहिशात उनकी अच्छी है। जब अंपायर को मिला के खेला जाए तो ऐसे ही होगा। जब आप के साथ बेंच अगर हमनवा कव्वाल हो जाए तो फिर ठीक है। जब जिस तरह से कमेंट्स और ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, क्या यही कमेंट और ऑब्जर्वेशन दीगर सियासी जमातों के अकाबरीन और कायदीन के लिए आता रहा? क्या आम पाकिस्तानी जो है उनके लिए यही कुछ आता रहा? क्या आम पाकिस्तानी ऐसा हो सकता है कि 42 में से सिर्फ 5 बार कोर्ट जाए और 37 बार वो कोर्ट ना जाए और वो कोई ना कोई बहाना कर ले? क्या आम पाकिस्तानी ऐसा हो सकता है कि उसका वकील कहे कि मेरे क्लाइंट मौक्कल रास्ते में है और जज साहब कहे मैं तो इंतज़ार कर लूँगा? तो इस तरह कहाँ होता है? आपने पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है, अगर आपने पार्टी का नाम ही रखा है तहरीक इंसाफ, तो आप बताएं कि इंसाफ के तकाजे मेरे साथ भी वही बोल। अगर आप राइट है, मेरिट पे है, आपने चोरी नहीं की है, आपके हाथ साफ है, तो आप क्यों डर रहे हैं? आप जस्ट दिलावर या के ऊपर अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं, कभी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस चेक कर देते हैं। तो आपको अपने मर्जी का जज चाहिए, अपने मर्जी का फैसला चाहिए और अपने मर्जी का हर सहूलत चाहिए। मैंने आपके ऊपर इल्ज़ाम हो तो वो इल्ज़ाम है, दूसरों पे अगर इल्ज़ाम हो तो वो हकीकत है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है और ये डबल स्टैंडर्ड से कोई कौमें, कोई इदारे आगे नहीं बढ़ती। केस क्या है अजहर साहब, केस क्या है? करना पड़ता है अजहर साहब, तो ये आप चाहे अल्फाजों का घोरक दम कोई नहीं, मगर ये जो केस है ये ओपन शट केस है। इसमें मटेरियल एविडेंस बहुत ज्यादा है। मटेरियल एविडेंस इमरान खान साहब ने खुद ये एडमिट किया है कि मेरी घड़ी थी, मैं जिसको चाहूं बेच दूं। तो उन्होंने एडमिट तो कर लिया कि हाँ तोसा खाना से उन्होंने जो कुछ किया है। ये होता कि उनके ऊपर सरासर एक इल्जाम होता कि उन्होंने तोसा खाना से कोई काम सामान नहीं खरीदा। मुझे आगे जाने दीजिए। फिर उन पे इल्जाम, और यहाँ तक वो साबित नहीं कर सक रहे कि उन्होंने अपने जेब से दिया किस। चले मुझे आगे जाने दें। अब मैं जरा अगली डिस्कशन करना चाहता हूँ सर, जिसमें इमरान खान साहब नहीं आए, ना उनके बुकला है, ना बुकला ने सबूत दिया। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात, जी सिर्फ एक बात। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि निहाल हाशमी साहब ने शायद केस पढ़ा ही नहीं है। कोई एविडेंस बता दे कि मिस यानी ये आई हो कि सस्ता खरीदा हो कि महंगा बेचा हो। आपने उमर फारूक को बुला लिया, किसी को बुलाया? ये तो है नहीं, उनको पता ही नहीं केस क्या है। दूसरा है भाई आप सेक्शन 137 में लिमिटेशन है। पाकिस्तान में हजारों अपील लगे हुए हाई कोर्ट में। चले इन्हें बता दें सजा किस बात की सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन केस सुनवाई सुन ली। यहाँ पर अर्जेंट एप्लीकेशन देकर हमारी सुनवाई नहीं होती है। ये सुबह देते हैं, शाम को सुनवाई होती है, अगले दिन के नोटिस हो जाता है, उसको बुला लेते हैं। पाकिस्तान में हजारों केसेस हैं जेर समाअत, उनके क्या है? वो पाकिस्तानी नहीं है।
वो केस फिर में क्या बता दे क्या वो लोग केस में क्या पाकिस्तानी नहीं जो गलती है? जेलों में इंतजार कर रहे हैं, यानी इनको तो कई ये साल से सवाल इंतजार कर रहे हैं, इंसाफ का मुंतजिर है। जो आप आप दोनों जन्म दे रहे हैं दोनों ऐसा बात नहीं कर रहे हैं, लगता लोग इस तरह नहीं से। समझ पा रहे। लिया एक तो इस तरह एक करके बात करें आप। करें, एक एक करके बात करें। मैं पॉइंट आपका आ गया, लेकिन मैं एक सवाल अब जरा एजाज साहब से पूछना चाहूंगा। एजाज साहब, क्या ये हकीकत है, मुझे क्लियर कीजिएगा, क्या ये हकीकत है कि अगर इमरान खान साहब की इस मामले के अंदर सजा को कलअदम करार दे भी दिया गया, उनकी रिहाई हो भी गई, तब भी इमरान खान साहब गिरफ्तार ही रहेंगे वो तोशाखाना केस के अंदर? और आज जिस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से 9 मई के वाकयात के सिलसिले में भी पुलिस को इजाजत दे दी गई है उन्हें गिरफ्तार करने की। मंसूर भाई, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है मंसूर भाई कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना उनका राइट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उसका रास्ता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक है। और रिलीफ इस तरह के केसेस में मिलता होता है, ये उनका राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ। ना तो इसको डिले किया जाना चाहिए, और ना ये होना चाहिए कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी केस की समाअत हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी अलग से अदालत लगा ले और ये कहे कि ये केस ऐसे नहीं करें, ऐसे करें, या फलां डेट तक करें। इमरान खान साहब को अगर रिलीफ अदालत से मिल भी जाए तो इमरान खान साहब के खिलाफ 2 इमीडिएट केसेस तो मौजूद हैं, बल्कि 3 इमीडिएट केसेस मौजूद हैं। एक केस है साइफर का, जिसकी FIA तहकीकात कर रही है, उसमें इमरान खान साहब मरकजी मुल्जम है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के। दूसरा जो केस है वो, उसमें भी इमरान खान साहब को बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो है जो 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग केस नैब में जो है, उसके ऊपर भी नैब जो है उनको अपनी हिरासत में ले सकती है। और अब अगर नैब ने हिरासत में लिया तो वो तो नाकाबिले जमानत केस है। और तीसरा मामला वो है जिसका आपने जिक्र किया है, यानी कि 9 मई का मामला। तो अगेन ये वही बात है कि जब किसी से प्यार होता है हमें तो फिर बेशबहा प्यार होता है, और जब कोई हमारी नजरों से उतर जाता है तो फिर कोई रिश्ता नहीं मिलता। ठीक है अजहर साहब, ये इतनी प्यार मोहब्बत हो रही है खान साहब के लिए, अगर कल कोई रिलीफ आ भी गया तो इतनी प्यार मोहब्बत से तो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको जाने नहीं देंगे सर। हाँ, वो देखिए, कानून नाफिज करने वाले इदारे या जो कोई भी है, वो पेंडुलम का लफ्ज क्या कि एजाज ने, तो मैं तारीफ करूंगा कि वो सच बोल के है कि ये पेंडुलम चल रहा है, यानी केस मेरिट पे कोई नहीं है। मैं 2 बातें सिर्फ करूंगा। पहली तो बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब सस्पेंशन लगी थी तो उन्होंने रिमार्क्स किए थे कि जब एक केस में गिरफ्तार हो दूसरे में गिरफ्तारी हो नहीं सकती है। सिर्फ यहाँ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बात हुई है। यकीनन ये सारे केसेस बाकी जितने भी हैं ये बेल बिफोर अरेस्ट खारिज हुई है, और बेल बिफोर अरेस्ट खारिज होने से ये नहीं है कि आप मुलजम की तरफ हैं, आप बेसिकली तो केस है ही कुछ नहीं है। 2 बातें खत्म करके मैं कह दूं कि निहाल हाशमी साहब को चाहिए था, देखिए उन्होंने जितना केस किया ना, वो समझिएगा कि अपना असासे खरीदने में जो गिफ्ट खरीदे हैं उसमें कोई चार्ज नहीं आया, कोई कन्विक्शन में बता दें एक लफ्ज भी हम आउट ऑफ कोर्ट। दूसरा ये कहा गया बेचने के हवाले से, बेचने के ना उमर फारूक, जब इतने पता नहीं क्या क्या लोग नाम लिए, वो भी कोई चीज ऐसी नहीं आ सकी। सिर्फ क्या है कि मिस डेक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। और यही वजह है कि उन चीजों की उनको साबित करने के लिए शहादतें पेश करने की कि जो चीजें वो रख रहे थे वो अदालत ने पेश नहीं करने दिए। अजहर साहब, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा, क्या ये हकीकत है कि कल अगर इमरान खान साहब की जमानत हो भी गई, रिहाई मिल भी गई, वो तब भी गिरफ्तार ही रहेंगे? देखिए, अब ये नॉन बेलेबल वारंट नहीं है, गिरफ्तारी जारी करने के हवाले से कोशिशें तो यही हैं। तो हमने भी इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कानूनी दरखास्त दायर कर दी है कि केसेस सारे इस्लामाबाद से ट्रांसफर कर दिए जाए पेशावर या कल क्या होगा सर? कल का मुझे बताइए, आप वकील हैं PTI के, क्या कल इमरान खान साहब एक मतलब फ्री मैन होंगे या एक्चुअली वो दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे? अगर उनको रिहाई मिलती है वो दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे साइफर के केस में? अभी तक तो जेल हुकाम से हमने जो कंफर्म किया, कोई चीज ऐसी सामने नहीं आई, ना साइफर की, ना नैब के हवाले से, या ना ही ये अपना 9 मई के हवाले से ऐसी कोई, अभी तक तो ऐसी कोई चीज नहीं है। कल कोई आ जाए तो एक अलग बात है। फिलहाल जैसे ही कल सस्पेंशन होती है तो इमरान खान साहब वुड बी अ फ्री मैन। निहाल हाशमी साहब, इमरान खान साहब वुड बी अ फ्री मैन, ये तो बहुत डरावना ख्वाब होगा सर आपके लिए। आप लोगों ने तो प्लान ये बनाया था कि खान साहब अंदर होंगे, मियां साहब का जहाज लैंड करेगा लाहौर में, बल्ले बल्ले शावा शावा शेर के नारे लगना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल डरावना ख्वाब नहीं होगा। इमरान खान साहब को वही चाटना होगा जो उन्होंने थूका है, और आज वो चाट भी रहे हैं। देखें, मर्द बने जेल में, अगर आप अपने आप क्लीन करें ना, देखें उनको चाहिए था कि हाई कोर्ट के जज, जैसे नवाज शरीफ ने कहा कि हमें हर जज के ऊपर एतबार है, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एतबार करना चाहिए। और दूसरी बात है,
आप जेल जाने से इतना क्यों डरते हैं? और तीसरी बात है, दुनिया को बताएं कि आपने टैक्स चोरी किया है, दुनिया को बताएं कि आप खाइन थे, दुनिया को बताएं और आप सादिक और अमीन। कौन सा टैक्स चोर बताता है वैसे? जो उनका आईनी हक है उनको मिले, जो उनका आईनी हक है। देखिए, हम इमरान खान को हर हाल में शिकस्त हम पहले भी दे चुके हैं और आइंदा भी देंगे। 2018 में भी अगर साकिब निसार ना होते और झुरलू ना होता, आरटीएस ना बैठा होता, तो फारिग था इमरान खान। कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली, कहाँ नवाज शरीफ, कहाँ इमरान खान। सर खुदा का वास्ता मुआवजा ना करें। वो किरदार वाले आदमी जो लोग मजहब को अपना ओढ़ना बिछौना बढ़ा के उसका मजाक उड़ाए, हम नहीं डरते हैं। इमरान खान से हमें कोई खौफ नहीं है। अनाउंस कर दें निहाल साहब, नहीं है, अनाउंस कर दें निहाल हाशमी साहब, अनाउंस कर दें, आज अनाउंस कर दें। मैं आपको डेट देता हूं, नवाज शरीफ साहब फलां डेट को वापस आने लगे हैं, अनाउंस कर दें आज। जी आ रहे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, इमरान खान एक डरावना ख्वाब था। इमरान खान पाकिस्तान के ऊपर एक नदाम सिक्का था। इमरान खान के साथ लगना चाहिए। डेट तो अनाउंस कर दें निहाल साहब, डेट अनाउंस कर दें। बादशाह बनने का 3rd वीक ऑफ सितंबर, नहीं 4th वीक ऑफ सितंबर में नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। तो ये अजहर सिद्दीक साहब भी लंदन में, ये अपनी टिकट उसी जहाज की कटा लें। मैं इकट्ठे ही आऊंगा साथ में। लंदन तो ये गए मुदारे करने के लिए, लंदन में तो ये मुदारे करते हैं भाई जाकर के। हमारे औकात थोड़ी है कि हम लंदन में जाके मुदारों में हिस्सा लें। एजाज भाई, इतनी महंगी टिकट। एजाज भाई, आप रियलिस्टिकली समझते हैं कि मियां साहब जिस तरह निहाल साहब कह रहे हैं सितंबर के 3रे या 4थे हफ्ते में वापसी, लगता है आपको मुमकिन है? मंसूर, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने अपनी तैयारियां तो कर ली हैं, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो जिस वक्त तक वो स्लिप खत्म नहीं हो जाता या यकीन हो जाता कि वो नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में मियां साहब नहीं आएंगे। जब उन्हें यकीन हो जाएगा तो वो आएंगे, और मेरे ख्याल में 22 सितंबर तक, शायद अभी तक उनकी टेंटेटिव डेट यही है कि 22 सितंबर को वो आए, और उससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद 1 या 2 सितंबर को करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम एक और मंसूर भाई अहम बात यह है कि आगे अजहर सदीक भाई ने कहा कि जी मैंने कहा कि वो केस गलत है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान के खिलाफ केस गलत है मिस डिक्लेरेशन का, तो नवाज शरीफ के खिलाफ भी केस गलत है मिस डिक्लेरेशन का। अगर नवाज शरीफ के खिलाफ केस गलत है, सही है, तो इमरान खान के खिलाफ भी सही है। असल में हम असूलों के ऊपर नहीं जाते, हम शख्सियात के ऊपर जाते हैं। जब हमें इमरान खान नजर आता है या नवाज शरीफ नजर आता है तो हमारा असूल कुछ और हो जाता है, जब कोई और नजर आए तो फिर हमारा असूल बदल जाता है। असूलों पर रहे तो मेरे ख्याल में तमाम ये जो मसाइल हैं वो हल होते नजर आएंगे। ये भी गलत है, जब जैसे कह रहे हो नवाज शरीफ के खिलाफ केस गलत है, ये भी कह दो केस गलत है, फिर कौन है ये बात? तो मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के खिलाफ भी गलत है और इनके खिलाफ भी गलत है। सिद्दीक साहब का आखिरी मुदारा कब होगा लंदन में, ताकि मेरा भाई यहाँ आकर के खुद सुप्रीम कोर्ट जाए, जाकर के मुकदमा लड़े? मैं समझता हूँ कि अब कुछ मुदारे उन्होंने कह दिया ना कि जिस वक्त नवाज शरीफ आ रहा है उसी जहाज में मैं भी आऊंगा, कह दिया उन्होंने आपके सामने ऑन अ लाइटर साइड। नहीं तो आपने तो मुदारा करना है ना वहाँ, आप तो मुदारा 2-3 तो मुदारे मैंने आपके देखे हैं, आपने वहाँ पे किए। नहीं परेशान ना हो, जैसे बताया ना मंसूर भाई ने कि जैसे वैसे मैं बता दूं आपको, मैं मंसूर अब तक मैं कोई तकरीबन 30 दफा ये चैलेंज इनको दे चुका हूँ। ये इन्होंने अगस्त में मेरे प्रोग्राम पड़े हुए हैं जहां मैंने चैलेंज किया कि नवाज शरीफ में नहीं आना, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। ठीक देखे मैं तो आता हूँ मतलब भाई, चले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अज़ीज़ सदीक साहब आपका, निहाल हाशमी साहब आपका, एजाज सैयद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पता नहीं मियाँ साहब कब वापस आते हैं और पता नहीं कल इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन एक बात हमें पता है कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।